नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 बरस के हो गए हैं। 75 ईयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति में जिन 4 आश्रमों का वर्णन है, भारतीय संस्कृति आप जानते हैं उसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। उनमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और वानप्रस्थ के बाद 75 बरस से 100 बरस या जब तक इंसान जिंदा रहता है, जीवित रहता है, संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। यानी उसके बाद 75 के बाद जो है आप संन्यास आश्रम यानी सन्यासी हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। जो पढ़ते आए हम लोग वेद पुराण और बाकी जो धार्मिक ग्रंथों में। हालांकि आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का जश्न मनाया गया, उसमें बीजेपी की यही कोशिश दिखी दोस्तों कि इस वक्त न मार्ग मंडल में जाने की कोई, मार्गदर्शक मंडल जिसको कहते हैं, तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाने की कोई बात कोई करे और न ही संन्यास आश्रम में जाने की बात करे। वैसे भी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की उम्र में नरेंद्र मोदी जी सन्यासी तो बन ही गए थे, आपको याद होगा, वो कहते रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। बहरहाल कौन कौन से और कैसे अपनी जिंदगी जिए, ये उसका व्यक्तिगत मामला होता है। नरेंद्र मोदी किस ढंग से, किस अंदाज में अपनी जिंदगी जिए, ये उनका मामला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जब अघोषित तौर पर राष्ट्रीय उत्सव जैसा मनाया जाए, तब तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों बीजेपी ने मोदी जी के जन्मदिन को आपदा में अवसर की तरह भुनाने की कोशिश की। दरअसल पहले 2 शासनकाल में तो किसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपना जैसे भी होता था ये दोनों शासनकाल निकाल दिया, जन्मदिन भी मनाते रहे। लेकिन सत्ता के तीसरे काल में मोदी सरकार घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर आलोचना का शिकार हो रही है, घरेलू भी बाहरी भी। चलिए बाहरी का उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। बाहरी मतलब विदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को हथकड़ियों में भेजने से लेकर 50% टैरिफ थोपने तक, और भारत और पाकिस्तान संबंधों में अड़ंगा डालकर भारत का अपमान कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक उनका प्रतिवाद नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। चीन के साथ भी दिखावे की नाराजगी के बाद अब दोस्ती बढ़ा ली नरेंद्र मोदी ने, जबकि गलवान में 20 शहीद हुए थे हमारे जवान और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। संविधान पर तरह तरह से आक्रमण बढ़े हैं। अंबेडकर कहना फैशन हो गया है, ऐसा खुद अमित शाह ने संसद में, भरी संसद में कहा था, आप याद कीजिए। इन सब से नरेंद्र मोदी की छवि जनता के बीच कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यात्राएं थम नहीं रहीं और इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह सब तीसरा कार्यकाल है। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही जो नजारे दिख रहे हैं बिहार में, वो बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने फिर मीडिया का सहारा ले लिया है, पहले भी लेते रहे हैं, तो उनके लिए मीडिया सहारा बना हुआ है। आज तमाम अखबारों में मोदी गाथा छपी हुई है, आपने देख लिया। लगातार कई सारे पेजेस विज्ञापन के, मोदी जी के ऊपर स्पेशल सप्लीमेंट। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग माई मोदी स्टोरी के तहत मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, आमिर खान, विश्वनाथ आनंद जैसे दर्जनों दिग्गजों ने आज मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए, ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बधाई संदेश भाजपा की आईटी सेल की तरफ से सबको भेजे गए संदेश हैं, और इसे ही सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। यानी भाजपा आईटी सेल ने इसे भेजा कि इसको पढ़िए और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दीजिए। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने कभी किसानों के लिए, कभी मणिपुर के पीड़ित महिलाओं के लिए, या अभी तक आपदाएं जो हुई हैं इधर उत्तर भारत में, खासकर पहाड़ों पर, इसमें जूझ रहे राज्यों के लिए 2 शब्द संवेदना के नहीं बोले। ये देखिए, देश के सबसे अमीर आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जब अपना बयान दे रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, तो इन्होंने कहा इंटायर, जरा सुन ही लेते हैं, सुन लीजिए जरा मुकेश अंबानी साहब को, जरा सुना दीजिए। Today is a festive day for 1.45 billion Indians.
It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heart. तो ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अब इंडिया के पूरे हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये साहब जो हैं अंबानी साहब, मुकेश भाई अंबानी, नरेंद्र भाई अंबानी को पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस कम्युनिटी 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, उसकी तरफ से बधाई दे रहे हैं। इनको किसने ठेका दे दिया कि उनकी तरफ से, ये अपनी तरफ से बधाई दें भाई? ऐसे ही तो उनकी जो चाटुकारिता है, इन तमाम लोगों की जो चाटुकारिता है, इस चाटुकारिता को देखकर राजाओं के जमाने के चरण भाट जो होते थे, चारण भाट सुना होगा आप लोगों ने, चारण भाट भी सोचेंगे कि चरण वंदना के अपने पेशे में हम भी कभी इतने माहिर नहीं हुए जितने ये व्यापारी, खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और पत्रकार हो चुके हैं। पत्रकारों को भी आप देख लीजिए, सुबह से अलग अलग हैंडल पे क्या लिख रहे हैं। खैर, मशहूर हस्तियों की चापलूसी से क्या जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से बीजेपी हटवा पाएगी, यह सोचने वाली बात है दोस्तों। बिहार में इस समय तेजस्वी यादव नई यात्रा पर हैं। बिहार की ये यात्रा देखिए, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। ये यात्रा बिहार वोटर के जो वोटर के लिए है, उसके लिए मतदाताओं की यात्रा एक निकल चुकी है। ये बिहार के लिए अधिकार यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा। और इसमें जो हुजूम आप देखिए पीछे वो नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आज तो तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि उनकी सरकार आने पर हर डिग्रीधारी को रोजगार मिलेगा, हर डिग्रीधारी को रोजगार मिलेगा। जरा सुन लीजिए। गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए, सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित डिग्री देंगे, जिन लोगों के पास रहेगी सबको नौकरी देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई ऐसा व्यक्ति घर पे नहीं बैठेगा जिसके हाथ में डिग्री होगी, सबको नौकरी और सबको रोजगार। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, हमने करके दिखाया है। और 5 साल के लिए मौका मिलेगा तो बिहार से बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। तो सुन रहे थे आप, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है कि जिसके हाथ में डिग्री है उसके हाथ में रोजगार हम देंगे। ये इससे इतना बड़ा वादा, छोटा मोटा वादा नहीं, बहुत बड़ा वादा है। इस वादे के साथ तेजस्वी यादव जो हैं वो मैदान में हैं। इधर प्रियंका गांधी भी जल्द ही बिहार में नया अभियान शुरू करने वाली हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक भी अगले हफ्ते तक होने की संभावनाएं हैं, जिनमें सीट शेयरिंग पक्की हो सकती है। इस बीच खबर दिल्ली से आई है दोस्तों। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अमित शाह ने तो आज खुलकर कह दिया है कि वो एसआईआर का समर्थन करते हैं और मतदाता सूची का शुद्धिकरण चाहते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा भी कह दिया है। ये सारी बातें बीजेपी के डर और बौखलाहट को दिखा रहे हैं। और इस बीच 2 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। एक खबर यह कि नरेंद्र मोदी जी आज बिहार जाने वाले थे, आपको याद होगा, गया जी जाने वाले थे, वहां अपनी माता जी के नाम पिंडदान करने वाले थे। उन्होंने कैंसिल कर दिया वो कार्यक्रम। आखिर क्यों कैंसिल किया प्रधानमंत्री ने? आप सोच समझ के सोचिए और आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों किया होगा कैंसिल। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी, अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कल सुबह 9 बजे के लगभग हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। फोड़ने वाले आज थे, लेकिन अब खबर आ रही है, अभी लेकिन आधिकारिक नहीं है, इसलिए अभी जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर रख रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे राहुल गांधी हाइड्रोजन बम छोड़ सकते हैं, यानी चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले किया है एटम बम छोड़ के। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सूचना अब तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। और इसके साथ साथ सवाल यह है आज के इस न्यूज पॉइंट में कि क्या बीजेपी अब अपने बचाव के रास्ते तलाश रही है? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें आज टेंशन क्यों है? क्यों टेंशन में है नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा? चलिए ढूंढने की, तलाश करने की हम भी कोशिश करते हैं, जैसे बीजेपी
बचाव के रास्ते तलाश रही है, कौन कौन से रास्ते तलाश रही है, खोज रही है भाजपा, और क्यों टेंशन में है नरेंद्र मोदी, और इन सब के बीच कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है विपक्ष, और यह तीसरा कार्यकाल जो है यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है नरेंद्र मोदी के लिए। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह जानकारी भी दे दूं, दो जानकारी के साथ यह तीसरी जानकारी। आज तमाम लोगों ने, अभी आपने देख लिया कितने लोगों ने बर्थडे की बधाई दी, विदेशों से भी तांते लग गए, लाइन लग गई विदेशों से भी। सबसे पहले माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से लेकर माय फ्रेंड पुतिन तक सबने बधाई दे दी नरेंद्र मोदी जी को। हमने, आपने भी बधाई दे दी, अभी अभी बधाई दी हमने। लेकिन कहां हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बधाई दी क्या? जरा खोज के बताइएगा, मुझे नहीं मिला। चलिए, हमारे तमाम साथी हैं यहां जुड़े हुए, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे उन तमाम जी 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं उधर सीधे बिहार से, बिहार में क्या कुछ चल रहा है ये समझेंगे। सुनील शुक्ला जी यूपी से जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से। इधर 2 साथी हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी और प्रशांत टंडन जी। उधर महाराष्ट्र से हमारे साथी इकबाल जी इसलिए इनको आज स्पेशली हमने जोड़ा है, इकबाल ममदानी साहब को, कि आखिर वहां चल क्या रहा है। सब लोग निकल गए वीडियो बनाने, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन, आखिर सुबह से केक खा रहे होंगे इकबाल भाई, आप केक ही केक, बधाइयां ही बधाइयां। चल क्या रहा है मुंबई में? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके की बधाइयां आज प्रधानमंत्री के लिए दी गई है, ये काफी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि मेरी कई बॉलीवुड के लोगों से भी बातचीत की, उनके लिए भी ट्रेंड काफी नया लगा। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हमने रिसर्च की तो ये पता लगा कि ये ट्रेंड जो है अभी से नहीं, 2014 से ही लगातार कोशिश की जा रही थी कि देश के अंदर ऐसी 2 चीजें हैं कि जिसके ऊपर अगर कमांड कर ली जाए पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि आम जनता का जो मुद्दा उठाने वाली चीजें है वो पूरी तरीके से दब जाएगी। जिसके अंदर एक तो है मीडिया इंडस्ट्री, मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया, और दूसरी बॉलीवुड, यानी कि वो प्रोड्यूसर्स, वो फिल्म मेकर्स जो जी। इकबाल भाई का वीडियो डाउन हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा आते हैं उनके पास। इकबाल जी जी प्लीज अपनी बात रखिए, आपका वीडियो डाउन हो गया था। खास करके जो लोगों को कनेक्ट करती है, जिसके अंदर एक फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़े मायने पर देश विदेश सभी जगह जो है वो लगातार लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करती है कि देश में क्या चल रहा है। इन सारी ही चीजों पे पूरी तरीके से एक तरीके से अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, और एक डर का माहौल अगर आप पिछले कई दिनों से देखो तो ये डर का माहौल जो है देश के अंदर फैलाया गया। खास करके मुंबई, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री मानी जाती है, वहां पर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों किस तरीके से सेलिब्रिटीज के बच्चों को ड्रग्स वाले मामले को लेकर के मीडिया ट्रायल चलाया गया, और ड्रग्स का मामला जो है मुंबई के अंदर हर अब गली गली के अंदर ये चीज है, लेकिन वो मुद्दे उठाए नहीं जाते हैं। एनसीबी जो है कई करोड़ों के ड्रग्स पकड़ती है, लेकिन वो ड्रग्स को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेकिन जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको लगातार टारगेट किया जाता है। तो ये इस तरीके से करने की वजह यह है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बात करते थे या सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते थे, उससे पूरी तरीके से अंकुश लगाना। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों आमिर खान हो, सलमान हो, नसीरुद्दीन हो, इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए थे, और बाद में जाकर के सबकी हालत इतनी कर दी गई थी कि उन्हें एक तरीके से झुकना पड़ा। ये हम ये भी मान सकते हैं राजीव जी इस पूरे मामले के अंदर कि आज जो लगातार सेलिब्रिटी ट्वीट कर रहे हैं उसमें एक डर का भी माहौल है, क्योंकि वो एक एक्टर है, उनको पता है कि ये माहौल अब ठीक नहीं है, इस वक्त बैलेंस करके चलना ही उनके लिए सबसे बेहतर चीज है। शायद मतलब ये बधाई दिल से नहीं है, डर से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो नजर आ रही है वो ये है कि अगर कोई फिल्म निर्माता हो या कोई एक्टर हो, अगर वो इनके खिलाफ जाकर कोई बात करता है तो ट्रोल आर्मी जो है वो पूरी तरीके से इस तरह पीछे लग जाती है और बाइकआउट पॉलिसीज इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिससे कई 100 करोड़ का नुकसान फिल्म निर्माता या एक्टर्स को होता है, जिसको लेकर के अब उनकी भी ये मजबूरी है कि इस चीज के अंदर एक पार्ट बनकर के काम कर सके। तो यही एक चीजें आज देखने को जो जानकारों से बात चल रही है वो ये मान रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से इंडस्ट्री खुल करके इतने ट्वीट्स या सोशल साइट्स पर चीजें डाल रही है। उसकी वजह यह है कि डर सभी में है कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों के अंदर एक ट्रोल आर्मी जो है वो इनका बाइकआउट करे, जिससे करोड़ों का नुकसान उनको हो और इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि अभी इंडस्ट्री जो है वो 2 खेमों में बट गई है।
2014 से ही अगर आप देखो तो पहले ये कहा जाता है कि आरएसएस ने एक टीम बनाई थी कि जो देश के अंदर पब्लिक को जागरूक करने वाले या पब्लिक को टच करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर वो मीडिया इंडस्ट्री हो या चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, इसको पूरी तरीके से कब्जे में लिया जाए। तो उसके बाद इनको मिल करके सबसे पहले तो उन लोगों को मिल करके चीजें की गई कि जो सॉफ्ट थे और जो हिंदुत्ववादी जैसे बड़े सोच रखते थे, उनको टारगेट किया गया, उनको पकड़ करके समझाया गया कि फिल्म में जो भी पैसा वगैरह लगता है वो पहले अंडरवर्ल्ड वगैरह या अलग अलग फाइनेंसर्स से लिए जाते थे, उससे न लेकर के अब उनके फाइनेंसर्स जो है वो उन्हें पैसा लगाएंगे और उसका जो प्रॉफिट अमाउंट है वो उन्हें दिया जाए। उस पर जब सहमति हुई उसको लेकर के ये काम आगे बढ़ा। अब धीरे धीरे करके आपने देखा कि पूरी इंडस्ट्री में आज एक तरीके से सरकार का कब्जा है। जो भी अगर तो सवाल खड़ा करता है तो उससे एक तरीके से एजेंसीज या अलग अलग जो जांच एजेंसीज है उनकी निगाहें होती है और वो लगातार उसको टारगेट करते हैं। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के राजीव जी अब जो इंडस्ट्री आज दिख रही है, मुझे लगता है वो दिल से नहीं लेकिन वो प्यार एक इंडस्ट्री के तहत कि भाई देश के प्रधानमंत्री भी है और आगे सरकार जब तक है नहीं काम भी है, इन सारी चीजों को लेकर के आज मुझे ऐसा लगता है कि जो साफ तौर पर जो ट्वीट या सोशल साइट पर हम इतनी खबरें देख रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है। देखिए आप जिस तरीके से हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अंबानी, सभी जानते हैं आज की तारीख में कि अंबानी से उनके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन कुछ हद तक वो नहीं चाहते हैं कि अंबानी अडानी के आगे बढ़े, तो कहीं दबाव करने का भी प्रयास किया जाता है। लेकिन आज इनकी भी एक मजबूरी हुई कि वो फेस्टिव सीजन बनाने को खास संकेत है पूरे देश के अंदर कि डर और भय का माहौल जरूर बना हुआ है इस पूरे मामले के अंदर। अब बॉलीवुड खुद भी ये समझ रहा है कि अगर जिस तरीके से वो ट्वीट की बधाई दे रहे हैं उससे ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में बेरोजगारी कम हो जाएगी, इस्लाम के अंदर जो बच्चे भूखमरी का शिकार है या जो बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको भी ये डर है कि जो स्टेटस की लाइफ, जो पैसे उनके लगे हैं, अगर वो इनके साथ मिलकर नहीं चलते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा खतरा इनके लिए हो सकता है। राजीव बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल भाई आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे थे कि और साफ समझ में आ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री जो आज बधाई दे रही है, चाहे शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, ऐसे तमाम फिल्म इंडस्ट्री के जो अभिनेता हैं, फिल्मकार हैं, जिन लोगों ने बधाइयां दी हैं, उनमें से मैक्सिमम डर के मारे दे रहे हैं और अपना बिजनेस चलाना है, बिजनेस इंडस्ट्री में बने रहना है और इन सब के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हों, उनको बधाई दें। लेकिन क्या ये वाजिब है, ये सही है क्या? चलिए, ये सही और गलत जो भी होगा वो आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसका विश्लेषण यहां ज्यादा नहीं करेंगे हम। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी जन्मदिन पे भी टेंशन में है, क्यों बचाव के रास्ते तलाश रही है भाजपा, ये सब समझने की कोशिश करते हैं। प्रेम कुमार जी, आप बैठे हुए हैं उधर बिहार में और बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकले हुए हैं तेजस्वी यादव। सुन लिए हम लोग, अभी तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा वादा किया है आज, और वादा यह है कि जिसके हाथ में डिग्री है उसके हाथ में हम रोजगार देंगे, हमारी सरकार अगर आती है तो। क्या कुछ देख रहे हैं आप? और इधर नेशनल मीडिया यह कह रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में दोनों में अनबन हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर दिया, लेकिन राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया, इसलिए वो अपनी यात्रा लेकर निकल चुके हैं। क्या यह सच है? जरा बता दीजिए। और अगर सच है, तब भी नहीं सच है तो जो हुजूम है वो किसका है, कौन लेके आ रहा है? जी शुक्रिया राजीव जी। बात यहीं से शुरू करते हैं कि तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हैं, ऐसा घोषित किया है, देश के भावी पीएम हैं। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये जो बात है, ये जो विवाद की शक्ल में सामने आ रहा है या फैलाया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है? दरअसल चुनाव से पहले क्या तय होता है? चुनाव से पहले मुख्यमंत्री तय होता है क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता है, मुख्यमंत्री तय नहीं होता है। तो चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस मुख्यमंत्री तय करने की बात कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे, यानी मुख्यमंत्री तय करेंगे, और दूसरे लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। तो कांग्रेस इस चीज में बच रही, और यही बात वही खुद तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं?
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई दूसरा चेहरा है क्या, लेकिन ये नहीं कह रहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, पर उनका हाव भाव संकेत यही है कि उनके अलावा कोई चेहरा ही नहीं है, उनके अलावा कोई व्यक्ति ही नहीं है। कौन बनेगा महागठबंधन में? चाहे संजय यादव का भी कहना, उसका भी मतलब यही है। तो कहने का अर्थ यह है कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, ये तो तय बात है, लेकिन जनता की मुहर लगे बिना इसका ऐलान करना क्यों जरूरी है, यही बात कांग्रेस कहना चाहती है बिना कहे हुए, और यही बात तेजस्वी समझ भी रहे हैं, लेकिन जनता को बता भी रहे हैं कि भाई ऑलमोस्ट औपचारिक ऐलान तभी होगा जब जनता चुनेगी। लेकिन प्रेम कुमार जी, बात यह है ना कि क्या एनडीए ने ऐलान कर दिया औपचारिक तौर पे कि हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? एनडीए ने, भाजपा और जेडीयू ने यह ऐलान किया क्या? सवाल तो यह भी उठता है ना कि जेडीयू और भाजपा ने क्या यह बता दिया कि हम लोग कितनी सीटों पे लड़ने वाले हैं? क्या इन लोगों ने यह तय कर लिया कि जीतन राम मांझी कितनी सीटों पे लड़ेंगे? क्या इन लोगों ने यह तय कर लिया कि उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों पे लड़ेंगे? उस खेमे में जो कुछ चल रहा है, अनबन है कि क्या है, वो आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच ठन गई है, ये जरूर आप बता रहे हैं। आपसे मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यह है साफ साफ जो मीडिया का एक धड़ा है जो इस पे आप देखिए कि एक नहीं कितने दिनों से डिबेट पे डिबेट कर रहा है, खासकर 1 सितंबर के बाद से जब यह वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ है। इसलिए यहां पर यह सवाल खड़ा होता है, पैदा होता है। और आज जब नरेंद्र मोदी को पटना बिहार के गया जी जाना था, उन्होंने कैंसिल क्यों कर दिया? पिंडदान करने वाले थे। जी जी, देखिए, एक तो आप भीड़ दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव की। आज मैं बेगूसराय से पटना के रास्ते, वो सारे इलाके जहां तेजस्वी यादव जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और उस भीड़ को भी रास्ते में हमने देखा। भारी तादाद में भीड़ थी, इंतजार करती हुई भीड़ हमने देखा, पार्टिसिपेट करती हुई भीड़ हमने देखी। तो भीड़ जो है पूरे एनर्जी के साथ में तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है, ये एक सच्चाई है, सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि वो मुख्यमंत्री वाला सवाल जो आपने काउंटर सारे सवाल किए कि एनडीए में कौन है और वहां क्यों नहीं चर्चा होती और मीडिया यहां क्यों चर्चा कर रही है, तो दरअसल क्या है कि महागठबंधन गोदी मीडिया के इस कैरेक्टर को एंजॉय कर रही है, पब्लिक के साथ मिल करके एंजॉय कर रही है। अब आप देखिए, अगर तेजस्वी यादव इन सवालों को बंक मार जाते तब भी एक बात हो सकती थी, लेकिन वो बंक नहीं मार रहे हैं, उस सवाल को ले रहे हैं और उसका कुछ ना कुछ जवाब दे रहे हैं, और जवाब ऐसा भी कि जिसमें बोल भी नहीं रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और जिसमें ये समझ में भी आ रहा है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दोनों बातें वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि गोदी मीडिया और चिढ़ गई है, और इसलिए वो कह रही कि कांग्रेस और इसमें मतभिन्नता है, लेकिन कांग्रेस को कहीं से कोई आपत्ति नहीं है, या तेजस्वी यादव को कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। तेजस्वी यादव तो राहुल गांधी का नाम बढ़ा रहे हैं, और कांग्रेस की तरफ से आज तक कोई आपत्ति आई क्या कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते? नहीं आई। तो ये इस चीज को ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। सारी बहस तेजस्वी यादव पर हो रही है, और आप सही कह रहे हैं कि जो आज मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री कल होगा कि नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज की राजनीतिक परिस्थिति में यही बात साबित हो रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, क्योंकि पूरा गठबंधन कहीं नहीं रहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह से हम देखें तो पूरी बहस जो है तेजस्वी के इर्द गिर्द है, और उसके लिए उनके लिए बहुत पॉजिटिव है महागठबंधन के लिए। इसके अलावा जो घटना आपने कही कि नरेंद्र मोदी जी का गया जी नहीं जाना, ये बहुत बड़ी घटना है। गया जी नहीं जाना ये बताता है कि हाइड्रोजन बम से वो डर गए हैं। ये इस बात को भी, चूंकि आज सबसे ज्यादा नारा वोट चोर गद्दी छोड़ कहीं कहीं गूंज रहा है, तो वो जगह बिहार है। जन्मदिन के दिन वो अपने लिए ये नारा अपने सामने सुनना नहीं चाहते थे, उनको डर लग रहा था। तो ये एक कारण था, और दूसरा कारण अगले दिन जो हाइड्रोजन बम लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आज भी ला सकते थे ऐसी आशंका थी। तो ऐसे में गया जी जाने की योजना उन्होंने जो छोड़ी है, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, तो लोग इसको एक संकल्प को ठान लेना जो होता है उसको मानना पड़ता है धार्मिक रूप से। अगर कोई संकल्प कर ले कहीं जाना है
तो वहां उसको जाना ही पड़ता है। तो ये संकल्प टूटना कहा जाएगा। और जो धर्म को जानते मानते हैं, संकल्प गया जी जाने का संकल्प टूटने का मतलब शुभ तो कतई नहीं हो सकता है उनके हिसाब से। हालांकि मैं अपनी राय इस पर न्यूट्रल रखता हूं, कुछ नहीं बोलता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि पूरी राजनीति जो बिहार की हो रही है उसमें जिस तरह से आपने दिखाया जन्मदिन को, जिस तरह एक तरह से पैकेजिंग करके पेश किया गया, उद्योगपति भाई मुकेश अंबानी तक को ये कहना पड़ा। मुकेश अंबानी सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं किसी के बारे में छुपी हुई, उनको या किसी भी उद्योगपति को कुछ बोलने से जहां कहीं भी फायदा होता है वो बोलते हैं, कुछ भी फायदा होना चाहिए वो बोलते हैं। वो कभी बोलते थे कि कांग्रेस को हम अपनी पॉकेट में रखते हैं, ये भी यही मुकेश अंबानी थे जो बोला करते थे। तो नेताओं को अपने पॉकेट में रखते हैं, ये भी यही मुकेश अंबानी बोला करते थे। तो आज ये दिखा रहे हैं, जता रहे हैं कि हम आपके लिए बिछे हुए हैं। तो ये इसमें भी वो भाव छिपा हुआ है कि सर ये सरकार हो या वो सरकार हो, वो सब हमारे पॉकेट में ही रहती हैं। ये उसका दूसरा मतलब भी समझने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि नरेंद्र मोदी जी की जो शैली है, चाहे पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर, वो मोदीमय एक व्यक्ति के इर्द गिर्द जो है सरकार, पार्टी, देश, स्टेट पॉलिटिक्स चले, यही नरेंद्र मोदी जी की शैली है। और उस शैली को वो अंजाम देने के लिए उद्योगपति तक को या दूसरे लोगों को भी बाध्यकारी परिस्थितियों में डाल देते हैं कि वो ऐसा कहने को विवश हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी 75 के हो गए और संन्यास आश्रम, जो अभी 4 अलग अलग आश्रम की बात शुरुआत में कर रहा था, सन्यासी हो जाना चाहिए इसके बाद, जब तक जिंदा है तब तक। लेकिन चूंकि सन्यासी तो वो पहले से हो चुके थे, तो इसलिए अब यहां जन्मदिन उस भव्य तरीके से आज मनाया गया। बहुत अच्छी बात है, मनाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आखिर परेशान क्यों हैं? कारण क्या है? क्या पार्टी विपरीत दिशा में चल रही है? यह सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब में बिहार क्यों बीच में आ जाता है, प्रशांत टंडन जी? देखिए, 75 पे रिटायरमेंट की बात शुरू किसने की? खुद मोदी जी ने शुरू की ये बात। और ये भी बताइएगा कि भागवत जी कहां हैं? हाँ, और मनमोहन सिंह के समय ये बात नहीं उठी, वाजपेयी जी के समय ये बात नहीं उठी, नरसिम्हा राव के समय ये बात नहीं उठी। तो ये बात अब क्यों उठी है? ये क्योंकि नरेंद्र मोदी को अपने रास्ते से रोड़े हटाने थे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के। तो 75 में रिटायर करके उनको बस्ते में, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जोशी जी की तो कोई बधाई नहीं आई, मैंने देखी नहीं तमाम जो वीडियो। भागवत जी की भी, जोशी जी की बात कर रहा हूँ, मुरली मनोहर जोशी जी, उनकी भी नहीं आई। और जगदीप धनखड़ जी की भी नहीं आई। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद उनकी भी आएगी। उनसे ज्यादा बड़ी भक्ति तो किसी ने नहीं दिखाई। देखिए राजीव जी, इसको हमको एनालाइज ये करना चाहिए कि जरूरत क्या पड़ गई। ये नॉर्थ कोरिया स्टाइल में बर्थडे बनाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी? भागवत जी की आप बात याद दिला रहे थे। भागवत जी की जब जन्मदिन था तो मोदी जी ने आर्टिकल 2014 का आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में लिखा जी, एडिटोरियल पेज पे लिखा। अब मोहन भागवत जी ने तो नहीं लिखा आज कोई कहीं आर्टिकल। इसीलिए तो ये सवाल उठता है कि मोहन भागवत जी के जन्मदिन यानी 11 सितंबर को ठीक 6 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी उनको बधाई देते हैं, एक बड़ा सा आर्टिकल लिखते हैं, ना सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस में बल्कि हिंदुस्तान और बाकी कुछ हिंदी के अखबारों में भी उनका आर्टिकल छपा था। जी। लेकिन आज नहीं, आज मोहन भागवत जी ने कहीं एक शब्द नहीं कहा। जी, तो मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ये क्या है, हमको जरा इसकी विवेचना करनी चाहिए कि ये नॉर्थ कोरिया स्टाइल में बहुत प्रायोजित 10-10 पेज, फुल पेज एडवर्टीजमेंट अखबारों में फिल्म स्टार के, अभी इकबाल साहब बता रहे थे कि किस तरीके से फिल्म स्टारों के, हमने भी वीडियो देखे, और वो वीडियो तमाम प्रायोजित इतना करने का, और जिसका अगर आप तो राजीव जी अखबार निकालते हैं तो आपको तो अंदाज होगा कि एक फुल पेज
मल्टी एडिशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन सब जगह पे कितने रुपए का आता है, कितने का जी। छपता है, वो लगभग 1 करोड़ का होता है वो आराम से। फुल पेज ऐड। जी। तो अगर आप उसका कीमत निकालेंगे तो सैकड़ों करोड़ रुपए का ये खर्च हुआ है। तो इतनी बड़ी पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज, पीआर एक्सरसाइज करने की आवश्यकता क्या थी? ये प्रायोजित वीडियो बनवाने की आवश्यकता क्या थी? सबकी स्क्रिप्ट एक जैसी है, सिर्फ मुकेश अंबानी को छोड़ के, कि मुकेश अंबानी ने अवतार पुरुष भी घोषित कर दिया, बाकी लोगों को ये स्क्रिप्ट नहीं दी गई अवतार वाली। तो आवश्यकता क्या पड़ गई? आवश्यकता वही है जिनका नाम आप ले रहे हैं राजीव जी। ये पूरा शक्ति प्रदर्शन आरएसएस के लिए किया गया। पूरा शक्ति प्रदर्शन 75 में रिटायरमेंट होने वाली जो बात थी, उससे एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास है। क्योंकि ये प्रचार, ये विमर्श मोदी जी का ही आइडिया था रास्ते से लोगों को हटाने के लिए। अब लेकिन उनके ऊपर भी आ गया, जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी, उस वक्त नहीं सोचा था कि वो भी उनके सामने भी आएगा। तो पूरा मसला जो है, ये ना कांग्रेस के लिए है, ना ये कहीं और, उसका जो ऑडियंस है वो कहीं और है, कुछ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के लिए है, और आरएसएस से तकरार अभी भी बरकरार है। जेपी नड्डा का रिप्लेसमेंट वो गुजराती कंपनी के खेमे से नहीं मान रहे हैं। मान रहे होते तो अब तक अध्यक्ष बन गया होता। अब तो कोलम भी बन गया है, पूरा हो गया है प्रदेश अध्यक्षों का, यूपी और गुजरात वगैरह को, एक आध स्टेट को छोड़ के, 2-4 स्टेट को छोड़ के। तो असली वजह यह है कि वो आरएसएस को दिखाना है कि देखिए हम युग पुरुष हैं, हम महापुरुष हैं, हम अवतार हैं, हमारे लिए अंबानी खड़े हैं, हमारे लिए बिल गेट्स खड़े हैं, हमारे लिए ट्रम्प खड़ा है। तो जरा हमारे बारे में बातें सोच समझ के करो। जी। ये संदेश आज उन्होंने मोहन भागवत को देने की, आरएसएस को देने की कोशिश की है। अब आरएसएस को तय करना है। ये कांग्रेस की परेशानी नहीं है राजीव जी, ये विपक्षी पार्टियों की परेशानी नहीं है, ये देश की जनता की परेशानी भी नहीं है, जिसके बिहाफ में मुकेश अंबानी बोल रहे थे। ये आरएसएस को तय करना है कि क्या बीजेपी को वो अधिनायकवाद वाली पार्टी बनने देगा। ये उनकी समस्या है, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी में, भारत के लोकतंत्र में अधिनायकवाद वाली पार्टियों का कोई भविष्य है नहीं, कभी यहाँ रही भी नहीं ऐसी। क्षेत्रीय पार्टियों में जरूर ऐसा कुछ पाया जाता है, डीएमके वगैरह में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी का ऐसा कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी को वर्कर से चुनकर आना पड़ता है। वहां पे भी मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत कर आए, नॉमिनेटेड नहीं है। जी। तो राष्ट्रीय पार्टियों में, कम्युनिस्ट पार्टियों को आप देख लें, और दूसरी राष्ट्रीय पार्टियों को देख लें आप, वहां पे अधिनायकवाद की गुंजाइश नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों में है, लेकिन उनका दायरा सीमित है और उनकी शेल्फ लाइफ भी सीमित है। कांग्रेस पार्टी 140 साल की पार्टी है, तो अगर वो अधिनायकवाद के रास्ते पर चली होती तो कब की खत्म हो चुकी होती। तो ये समस्या आरएसएस की है कि आरएसएस को अधिनायकवाद में आना है कि नहीं आना। अब मामला बिहार का बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा केवल कि जो तेजस्वी की यात्रा है, वो तेजस्वी यादव की यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। प्रेम कुमार जी बता रहे थे, वहीं पे हैं, बिहार में ही है वो। लेकिन देखिए ये कंटिन्यूटी में है। अभी तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ यात्रा की, आप दोनों लोग घर बैठ जाते, बैठकों में, अपनी बंद कमरे की बैठकों में होते, तो गैप आता वो, जबकि एसआईआर का खतरा बना हुआ है जी। इसलिए यात्रा आवश्यक है कि वो गैप नहीं आए। ये रणनीति है। और जहां तक मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का सवाल है, देखिए महाराष्ट्र में भी
जो महाविकास अघाड़ी थी उसका कैंडिडेट कोई घोषित नहीं हुआ था, उस वक्त भी दबाव होता। और ये भी तय बात है कि अगर वो जीतते तो उद्धव ठाकरे ही चीफ मिनिस्टर बनते। ये भी एक अनडिक्लेयर्ड अनाउंसमेंट था। ऐसे बिहार में चेहरा तो तेजस्वी यादव ही है। अब अलग अलग वोट बैंक है, अलग अलग क्षेत्र हैं, रणनीति है, उसके हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियां चलती हैं और उसी हिसाब से ही हो रहा है। मैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने में ज़्यादा कुछ देखता नहीं हूँ कि ये कोई बड़ी समस्या है। समस्या वहाँ है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि मोदी और अमित शाह उनका नाम लें। कई बार दिल्ली आए इस बात के लिए वो, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है। परेशानी वहाँ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, परेशानी वहां है। लेकिन एक इशू क्रिएट करने की कोशिश कहें तो यहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। सुनील शुक्ला जी, कैसे इसको देखा जाए? एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश लगातार चल रही है, पिछले 10-15 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। 1 सितंबर के बाद से, जब से ये वोटर अधिकार यात्रा इनकी खत्म हुई है, आज 17 तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट डे, देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन। लेकिन जन्मदिन जिस ढंग से मनाया जा रहा है, ये तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से भी बड़ा दिन आज हो गया, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है, आप जन्मदिन मनाइए, खूब खुशियां बटोरिए, लेकिन देश खुशहाल रहे इसके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। और ये सवाल पूछते हैं लोग, बेरोजगार पूछते हैं, ऐसे लोग, क्योंकि आज बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। तमाम बेरोजगार जो हैं बेरोजगार दिवस के रूप में पिछले 10-11 साल से 12 साल से मना रहे हैं। और ऐसे में एक हर्डल के रूप में क्या आप बिहार को देखते हैं? नरेंद्र मोदी जो लगातार, अभी 2 दिन पहले बिहार में थे, 15 तारीख को, आज 17 है, मतलब परसों थे बिहार में। क्या नरेंद्र मोदी के लिए बिहार एक बहुत बड़ी चुनौती है? और ये जन्मदिन, जहां बिहार उनके लिए कई बार उनके सामने नजर आ रहा होगा, ये जन्मदिन कैसा, आप उसको कैसे देखते हैं? किन चुनौतियों के साथ अब 75वां साल नरेंद्र मोदी का स्टार्ट हो रहा है, जरा आपसे समझना चाहता हूं। चुनौतियां क्या हो सकती हैं नरेंद्र मोदी के सामने 75 साल पूरे करने पे? धन्यवाद राजीव जी। दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी को मेरी भी शुभकामनाएं हैं, वो शतायु हों, स्वस्थ हों। लेकिन प्रधानमंत्री के पद से जो हमारे जैसे सामान्य नागरिक अपेक्षाएं करते हैं, वो भी पूरे हों। हमने जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं देखा है, हमने लाल बहादुर शास्त्री को भी नहीं देखा है, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों को देखा है। चंद्रशेखर जी का मैं मतदाता रहा हूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का चुनाव प्रचार मैंने देखा है, इंदिरा जी से ही मिलने का भी मुझे मौका मिला है, राहुल गांधी का भी साक्षात्कार किया है, मनमोहन सिंह जी को कई बार देखा है। तो लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री को मेरी स्मृतियों में नहीं है कि अपने जन्मदिन को इतने बड़े पैमाने पर ही, इतने हाहाकार तरीके से मनाने का कोई अवसर मैंने कभी देखा नहीं, मेरी स्मृतियों में नहीं है। बड़े सादगी के तरीके से, और तमाम प्रधानमंत्री तो ये कहते रहे हैं, जिसमें मनमोहन सिंह जी शामिल थे, कि यह मेरा निजी मामला है। और मुझे याद है, मैं उस समय मैं भी उनके साथ गया हुआ था मीडिया डेलीगेशन में। उस समय उनका जन्मदिन पड़ गया, दिन तो मुझे नहीं याद आ रहा है। और इंडियन एयरलाइंस ने या भारतीय दूतावास ने, किसी ने उनके लिए केक का इंतजाम किया। उन्होंने केक को काटा नहीं, और उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं इस तरह से, मैं कोई सार्वजनिक अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूं, ये मेरा निजी कार्यक्रम है, मेरा निजी दिन है, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ मनाता हूं। और किसी भी नेता को इस तरह से बड़े पैमाने पर, बड़े प्रायोजित तरीके से कि पार्टी की तरफ से बाकायदे स्क्रिप्ट भेजे जाए, लोगों से कहा जाए कि अब एक लाइन से दिखाई पड़ रहा है कि सभी लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, मुकेश अंबानी दिखाई पड़ रहे हैं, शाहरुख खान दिखाई पड़ रहे हैं, आमिर खान दिखाई पड़ रहे हैं, सबका वीडियो आ रहा है जी। ये कहां से इनको इतनी प्रेरणा मिल गई? अचानक सब लोग वीडियो डालने लगे। ये अपने परिवार में जिसको बधाई संदेश देते हैं, इसी वीडियो डाल के देते हैं क्या? ये लगता है कि ये स्वाभाविक अभिव्यक्ति है।
अपने आप आदमी सुबह सुबह उठा और पेड़ के पीछे एक बगीचे में खड़ा होकर के वीडियो बनाने लगा। ये कहीं होता है? मेरे व्यवहारिक जीवन में तो कभी नहीं देखा। तो प्रायोजित कार्यक्रम इस तरह से बनाना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के बड़े बड़े एक एक पन्ने के विज्ञापन विभिन्न अखबारों में छपे हुए हैं। जैसे सबके अगर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का एक लगाव होता है, लेकिन ये एक बाकायदे कार्यक्रम चलता हो, ये तो मैंने कभी नहीं देखा। और फिर अगर नहीं आपने देखा तो ये देखना क्यों पड़ रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो नेता लोग इस तरह का अभियान कब चलाते हैं? जब उनके सामने एक अलोकप्रिय होने की आशंका हो, उनकी विश्वसनीयता घट रही हो, लोगों में उनकी स्वीकृति का प्रतिशत बहुत नीचे चला गया, चुनाव जिताने हराने की क्षमता जो उनकी रहती है उसमें लोग संदेह करने लगे, ये बड़े सवाल पैदा होते हैं। इस अपनी लोकप्रियता का एक आडंबर खड़ा करना राजनीतिक दलों के, राजनीतिक नेताओं का एक शक्ल बन जाता है। या तो नेता अपने कार्यशैली से, अपने नीतियों से, कार्यक्रमों से, सोच से, अपने राजनीतिक अभियानों से अपने आप को स्थापित कर लेता है दोबारा से, और अन्यथा वह इस तरह का, और आप इतिहास के दौर में जाएंगे तो वो तमाम नेता जो अपने आप, जिनकी लोकप्रियता कम होने लगी, उन्होंने इस तरह के बाकायदे अभियान चलाए। ये पश्चिम की शैली भी रही है, हम लोगों ने नहीं देखी। अब तो मुझे याद है कि मैं जयप्रकाश जी का एक मीटिंग में था, यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता था। यूनिवर्सिटी में तो गया भी नहीं था मैं, हाई स्कूल पास किया था केवल। तो लोग नारे लगा रहे थे, नाराज, जयप्रकाश जी नाराज हो गए कि मैं कोई बात करने के लाया हूँ, अपना नारा सुनने के लिए थोड़े आया। आप मेरी बात सुनिए, नहीं तो भाषण बंद कर दूंगा। बाकायदे मंच से कहा उन्होंने, मैं एकदम विद्यार्थी था, हाई स्कूल पास किया था केवल। तो और कोई भी आप नारे लगा, और मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखा, बहुत नजदीक से देखा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को। अगर उनकी सभा चल रही हो, आप जिंदाबाद जिंदाबाद करने लगे तो बहुत नाराज हो जाते थे। तो सवाल है ना कि इसकी आवश्यकता केवल इसलिए है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, निश्चित रूप से लोकप्रिय नेता रहे। 2014 की लोकप्रियता तमाम लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं या कभी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं रहे हैं, संघ के बारे में उनकी धारणा कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन उन्होंने 2014 में मोदी जी का समर्थन किया। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने समर्थन। क्यों? कि एक लोगों को मोदी जी से उम्मीद बनी थी। मोदी जी भी देश को एक आश्वासन देते हुए, एक विश्वास दिलाते हुए नजर आ रहे थे कि इस देश की जो समस्याएं हैं, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग सफर कर रहे हैं, जो जिनसे वो परेशान है, उनका समाधान किया जाएगा, विकास की तरफ, प्रगति की तरफ यह देश जाएगा। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, और उस समय की सरकार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था। लोगों ने मोदी जी के साथ तो खड़े हुए, लोगों को मोदी जी का साथ बहुत ही शानदार लगा। लेकिन जब आप अपने वायदों पे खरे नहीं उतरे, वायदों के नजदीक भी नहीं दिखाई पड़ते, उन वायदों को पूरा करते हुए उस रास्तों पे चलते हुए आप नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपकी लोकप्रियता में कमी आएगी। और इस लोकप्रियता को इस तरह के प्रोपेगेंडा से आप बचा लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। राजनेताओं के प्रति लोगों का विश्वास उसका चेहरा देख के नहीं होता। मैंने अभी ऐसे किसी राजनेता को नहीं जानता, न मैंने पढ़ा है, जो जिसके चेहरे पर लोग बड़े मोहित हो गए। उसको लोग काम करते हुए देखे, उसको लोग उसके किए गए उसके कर्तव्यों से, दायित्वों के निर्वहन से लोग याद करते हैं। हम इंदिरा गांधी को क्यों याद करते हैं जी? अगर आप जिसने भी नहीं देखा वो कहता है कि नहीं, जब इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्री पर्स बंद किए, 1971 की बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी, गरीबी हटाओ के नारे दिए, और उसके बारे में तमाम तरह के प्रयास किए, सत्ता से हटने के बाद भी एक तरह का संघर्ष किया, तो एक ऐसे नेता के रूप में हम याद करते हैं जो नेता आम आदमी के हित में कुछ न कुछ करता हुआ दिखाई पड़ा। आप जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, जब उन्होंने, हम लोग लगभग हर विद्यार्थियों को याद होगा जब उन्होंने कहा था कि ये बड़े बड़े बांध और कल कारखाने आधुनिक मंदिर है। उन्होंने तो किसी मंदिर और मस्जिद की, गुरुद्वारे की बात नहीं की। आज अगर आप गोया के वह नेता जो आम आदमी के नागरिक अधिकारों को मजबूत करता हुआ दिखाई पड़े, एक नागरिक के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाता हुआ दिखाई पड़े, उसकी लोकप्रियता पे कोई संदेह नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रोपेगेंडा के तरीके से अपनी लोकप्रियता को बचाए रखने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है।
बिहार की जो आपने बात कही, बिहार इसीलिए चुनौती हो गया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति करने का, जन समर्थन हासिल करने का जो तौर तरीका रहा है वो सफल होता हुआ नहीं दिख रहा। वहां कोई ध्रुवीकरण नहीं है और इंडिया दल समूह ने, राहुल गांधी ने जो राजनीतिक विमर्श पैदा किया वह दिन प्रतिदिन प्रभावी होता जा रहा है। ये उस राजनीतिक विमर्श को कमजोर करने के लिए तरह तरह के विमर्श पैदा किए जा रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अलग हो गए, इंडिया दल समूह में बिखराव हो गया, सीटों को लेकर बहुत झंझट हो गई। सवाल इस बात का है कि सर्वाधिक संगठित तरीके से, नियोजित तरीके से काम करने की उम्मीद किसे की जाती है? जिसको अपनी सत्ता बचानी है। एनडीए को अपनी सत्ता बचानी है। एनडीए ने क्या मुख्यमंत्री का पद घोषित कर दिया? अमित शाह जी तो कहते हैं, अमित शाह जी का बयान हमेशा ही आया कि चुनाव के बाद तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी होंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि चिराग पासवान की जो मांगे हम सब पूरी कर देंगे। कभी कोई उन्होंने कमेंट नहीं किया। यह जरूर कहा है बीजेपी ने कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, बिहार में हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, यह मेरा लक्ष्य है। यह बीजेपी के एक दो नहीं कई नेताओं ने कहा है। तब सबसे बड़ा सवाल तो एनडीए से है। जी सुनील जी, थोड़ा जल्दी समेटिए जरा। तो मेरा जो बिहार की चुनौती है, इन बिहार की चुनौती को इस तरह के प्रोपगंडे से आप उसका सामना नहीं कर सकते। प्रोपगंडा फिल्में नहीं चलती हैं, प्रोपगंडा किताबें नहीं चलती हैं, प्रोपगंडा कहानियां नहीं चलती हैं और प्रोपगंडा वक्तव्य भी नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार पे आएंगे और थोड़ा और इस पे बात करेंगे। सुनील जी, आपके पास सेकंड उस पे आते हैं तो। और अमलेंदु जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां, नरेंद्र मोदी के 75 साल, बहुत सारी बातें होती रही अभी तक। 75 साल में रिटायर हो जाएंगे, 75 साल का उन्होंने ही उसकी एक रेखा खींच दी थी, लेकिन अब उस रेखा को पार कर चुके हैं आज नरेंद्र मोदी। लेकिन कहीं कोई किसी तरह की सुगबुगाहट नहीं, बल्कि यहां से कुछ कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो डरावनी हो सकती हैं आने वाले समय में। चर्चा करना भी अभी ठीक नहीं है, नहीं करूंगा चर्चा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि नरेंद्र मोदी अब यहां से कितनी चुनौतियां पेश कर सकते हैं विपक्ष के लिए और कितनी चुनौतियां उनके सामने दिखाई दे रही हैं। राजीव जी, एक तो अभी 8 नहीं बजा है, 10 मिनट है 8 बजने में, तो अभी 75 साल के हुए हैं, तो 8 बजे आके कुछ भी घोषणा कर सकते हैं मोदी जी। तो हमको मतलब इस देश को आशावान रहना चाहिए कि मोदी जी 8 बजे कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। बहरहाल राजीव जी, इस समय विपक्ष के लिए चुनौती क्या देंगे? इतनी उम्मीद तो नहीं कर सकते, इतनी उम्मीद अब मत कीजिए। और वो भी ये कि हम तो भाई फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे, ये उम्मीद तो मत कीजिए। ये डायलॉग बस है, और डायलॉग मारने वाले लोग आज सुबह से बधाइयां दे रहे हैं। देख लिया आपने शाहरुख खान को, आमिर खान को, सबको देख लिया आपने। हाँ राजीव जी, लेकिन उन सबका डायरेक्टर जो है वो कोई बताया जाता है, कोई जोशी जी है पीएमओ में डायरेक्टर, वहां से सब जो है सबको गया है। और पवन खेड़ा का तो क्या कहना यही है कि वहीं से आता है सब कुछ। लेकिन आज वो विश्वनाथ आनंद ने जो राजीव जी ट्वीट कर दिया, उससे मालूम पड़ गया कि सब एक ही जगह से आया था और सबको जो था वो कहा गया था कि आप करो, तो ये वहां से मालूम पड़ा और उसमें सब में उसकी पोल खुल गई कि ये तो वही सब एक ही जगह से मामला आया है, तैयार होकर के एक ही फैक्ट्री में निकला है। सब लेखक सब एक ही है और केवल उसके जो अदाकार हैं वो अलग अलग हैं, तो अदाकार जो सबने अलग अलग किए। फिलहाल तो राजीव जी देश के लिए, मतलब विपक्ष के लिए नरेंद्र मोदी क्या चुनौती देंगे? नरेंद्र मोदी एक चुनौती इस देश के लिए बन गए। मतलब देश का जितना पंटाधार नरेंद्र मोदी ने 11 वर्षों में किया है, तो अब तो देश त्राही त्राही कर रहा है कि भाई त्राहीमाम बचा हुआ है पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी से देश को बचाओ, नरेंद्र मोदी से देश को बचाओ। अब इस तरीके की बातें हो रही हैं। आप देखिए राजीव जी, आज दिन भर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड किया वो क्या ट्रेंड किया? राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस सबसे ज्यादा ट्रेंड किया। मोदी जी को बधाई कम ट्रेंड हुई, जबकि उसके पीछे पूरा जो था वो लगा हुआ था, आईटी सेल और सब लगे हुए थे। उसके बावजूद जो स्वतः स्फूर्त लोग कर रहे थे एक्स पे ट्रेंड, तो वो जो था वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो था वो सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। और लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जा रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही थी, 2 करोड़ नौकरियां पूछी जा रही थी, खाते में 15 लाख पूछे जा रहे थे और अच्छे दिन भी पूछे जा रहे थे। ये सारी बातें राजीव जी वो है जो भारतीय जनता पार्टी भी भूल चुकी है और नरेंद्र मोदी भी भूल चुके थे। 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, उसका कहीं अता पता नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी का कहीं अता पता नहीं है, कहीं अता पता नहीं है अच्छे दिनों का। अच्छे दिन की तो बात करना ही सब भूल गए
कि ये भी कोई नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन तो आ गया। देखिए अंबानी जी के आए हुए अच्छे दिन। अब बताया जा रहा है कि वो जो रूस से जो सारा तेल लिया गया उसके सारे अच्छे दिन अंबानी जी के ही आए हैं। और यहाँ जो एथेनॉल मिला के जो बेचा जा रहा है पेट्रोल 20% का, तो पूरे दिन तो जनता के आए हैं, तो अच्छे दिन क्यों आए? तो जाहिर सी बात है कि वो सारे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से अब बधाई दे रहे हैं अंबानी जी। अंबानी जी को देना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जितना काम अंबानी जी और अडानी जी के लिए किया है तो हम लोगों के लिए थोड़ी किया है। लेकिन इसके बीच राजीव जी तमाम लोगों के जो आए, और आपने भी सवाल किया, दिन में हम लोगों ने भी सवाल किया था, भाई आखिर मोहन भागवत ने अभी तक बधाई क्यों नहीं दी है? हम लोगों ने कम से कम नहीं देखी कि मोहन भागवत ने बधाई दी है। लेख लिखे गए नितिन गडकरी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बहुत कुछ लिखा गया। और राजीव जी ताज्जुब की बात यह है कि राजनाथ सिंह वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा है। अब बताइए, मतलब ये इससे ज्यादा दुर्दिन क्या हो सकते हैं राजनीति के, कि राजनाथ सिंह जो है वो कह रहे हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा है और बड़ी उन्हें प्रेरणा मिलती है। ये राजनाथ सिंह का कहना है। मतलब जिन नरेंद्र मोदी की कुछ हैसियत नहीं हुआ करती थी राजनाथ सिंह के सामने, वो राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। रविशंकर प्रसाद, मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद ने कई बार जो नरेंद्र मोदी से मिलने से मना कर दिया होगा किसी समय, इतने बड़े नेता थे रविशंकर प्रसाद, वो भी बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा है नरेंद्र मोदी से। तो इतना गजब का जो है वो भक्ति काल आया हुआ है। सुधांशु त्रिवेदी एक राज्यसभा के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हैं, वो बता रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। यानी कि जब समय लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, उस समय भी नरेंद्र मोदी उनसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे, ये बताया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चारण काल चल रहा है। अब ऐसे में मोहन भागवत क्या करें बधाई देकर? मोहन भागवत ने आप पता नहीं दिए कि बधाई नहीं दी, और मोहन भागवत ने मोदी जी से क्या प्रेरणा ली है ये समझ में नहीं आया। तो मोहन भागवत जी भी अगर बता देते कि उन्होंने मोदी जी से क्या प्रेरणा ली है तो इस देश के ऊपर बड़ा उपकार हो जाता कि मोहन भागवत जी ने क्या प्रेरणा ली है। बहरहाल भागवत जी ने कोई उन्हें संदेश नहीं दिया है। लेकिन राजीव जी, अब देश के सामने जो परिस्थितियां हैं और जिस तरीके से कल रात में जो खबर आई है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो है उसने जिस तरीके से 138 यूट्यूब वीडियो और 70 के आसपास इंस्टाग्राम की वीडियो जो टेक डाउन करने का आदेश जारी किया है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब देश जो है शायद उत्तर कोरिया और चीन बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीर्घायु हों, 100 साल नहीं, 125 साल नहीं, 1000 साल तक जिए, 50,000 साल तक जिए, मगर इस देश के ऊपर मेहरबानी करें, इतना ही उनसे निवेदन। जी, लेकिन डरते हैं प्रधानमंत्री को डर। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को देखिए जरा, फुल स्क्रीन ला सकते हैं तो ले आइए तस्वीर। मोकामा की तस्वीर है, आज की तस्वीर। तेजस्वी यादव हैं, घोड़े पे सवार हैं, और ऐसी तस्वीरें डरावनी हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है, क्यों डरा रहे हैं तेजस्वी यादव? क्यों डराते हैं राहुल गांधी? बीच बीच में कभी वो समुद्र में डुबकी लगा देते हैं राहुल गांधी, कभी कुछ और करते हैं। तो ये दोनों नेता, चाहे अगर अब चूंकि बिहार का मामला है तो बिहार में इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये ऐसी तस्वीरें डरावनी तो होंगी ही, और इसीलिए यहां पर जरा अगर साउंड दे सके तो साउंड भी अगर हो तो साउंड दे दीजिए, जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, उनके पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ, उनके पीछे जाओ, पीछे से जहाँ बोलते वहाँ जाएगा नहीं, तो पीछे जाओ, तो ये ऐसी तस्वीरें आएंगी अब, लेकिन आज ये तस्वीर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन और बिहार एक डर का वातावरण पैदा कर चुका है। SIR से फंसे हुए हैं, सरकार फंसी हुई है, चुनाव आयोग फंसा हुआ है, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, मतदाताओं का पुनरीक्षण का काम चल रहा है, मतदाता सूची बनाने का 1 तारीख को फाइनल लिस्ट आने वाली है। लेकिन उससे पहले जो बिहार में हो रहा है इससे कितना, जरा एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं, फिर इकबाल भाई आपके पास आता हूं। प्रेम कुमार जी, मोकामा में थे तेजस्वी यादव, और
ये तस्वीरें अभी और भी अलग अलग ढंग से आएंगी, ये तो तय है, क्योंकि अब चुनाव के समय बहुत ऐसी तस्वीरें हम लोग देखते रहे हैं और देखेंगे। बिहार का चुनाव और जहां पॉलिटिकली बच्चा बच्चा भी अवेयर होता है, ऐसे में आज का जन्मदिन और बिहार की तरफ देखते हुए नरेंद्र मोदी, क्या कुछ डरावनी तस्वीर नहीं है ऐसी? देखिए राजीव जी, आज ही आलोचना हो रही थी तेजस्वी यादव की कि राहुल गांधी जिस तरह से ओपन में और लोगों के बीच में यात्रा कर रहे थे, तेजस्वी भी उनके साथ थे, उससे उलट तेजस्वी यादव वैनिटी वाले बस में, पूरे सुविधा वाले बस में वो सफर कर रहे हैं, ये उनकी आलोचना हो रही थी। और तुरंत उन्होंने एक तरह का करेक्शन लिया है और वो जनता के बीच में आकर के घोड़े पर सवार होकर के एक नए अंदाज में पेश हुए हैं। तो मुझे ये दोनों बातें दिखती हैं, एक तो आलोचनाओं का भी वो रास्ता निकाल रहे हैं और दूसरा है कि जनता तो साथ है। मैंने पहले भी कहा कि आज मैं उस रास्ते से गुजरा हूं जहां से तेजस्वी की यात्रा चली है, बढ़ी है और जगह जगह सभाएं भी आयोजित थी, लोग इंतजार भी कर रहे थे। तो हालांकि ये तस्वीर मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखी थी जो अभी आप दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने काफी आज भीड़ भाड़ वाली तस्वीर उनकी तेजस्वी की सभाओं में देखी है। तो तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार का पर्याय बने हैं, भरोसा देने के मामले में उन पर लोग भरोसा कर रहे हैं और उनकी हालांकि वो कितना सटीक होगा, लेकिन कह रहे हैं कि जिनके पास डिग्री होगी सबको हम रोजगार देंगे, ये बात भी वो कह रहे हैं। तो ये चीज अपोजिशन के लिए डराने वाली कि कोई नारा अगर चल रहा है बिहार में तो वो नारा दोनों महागठबंधन का चल रहा है, एक रोजगार से जुड़ा हुआ और दूसरा वोट चोर गद्दी छोड़, और ये दोनों नारा जो है एनडीए को परेशान करने वाला है और चिंता में डालने वाला है। एक बात मैं और जो कहना चाहता हूं वो जन्मदिन को लेकर के, जैसे बहुत बात हो रही कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने क्यों नहीं जन्मदिन की बधाई दी जी। तो मैंने पूरा खंगाला और फिर पता भी किया, देखा तो आरएसएस मोहन भागवत या आरएसएस का कोई भी प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के लिए जन्मदिन की बधाई दिया हो ऐसा कोई इतिहास मिलता नहीं है। इसलिए हम ये देखते हैं, मान सकते हैं कि इस बार भी उन्होंने नहीं दी। लेकिन इसके अलावा कुछ और बातें देखें, जैसे मुरली मनोहर जोशी जी का देख ले या लाल कृष्ण आडवाणी जी, 2013 में आखिरी उन्होंने बधाई दी है। 2013 के बाद एक बार भी नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी है। सुमित्रा महाजन जी 2019 में आखिरी बार जन्मदिन की बधाई दी है, उसके आगे कोई बधाई उन्होंने नहीं दी है। भाई जगदीप धनखड़ जी की भी बधाई नहीं दिख रही है, जो पहले सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों में मैंने देखा है, मैं पढ़ के सुनाऊं, अंग्रेजी में थोड़ा लंबा है, उसको सुनाना नहीं चाहता, लेकिन इतनी प्रशंसा भाव से बधाई दिया करते थे, वो इस बार लुप्त है। तो ये बधाई का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसको फायदा लेना है, जिसको सत्ता में रहना है, वो तो बधाई दे रहे हैं, और जिसको फायदा नहीं लेना है, जिनको सब जो सत्ता से दूर हो गए हैं, वो बधाई नहीं दे रहे हैं। तो ये वो पद की का ये बधाई है। नरेंद्र मोदी जी को कोई बधाई दे रहा हो ऐसा नहीं लगता। इन उदाहरणों के माध्यम से मैं कह रहा हूं, बहुत सारे भक्त भी हैं जो दिल से बधाई दे रहे होंगे, लेकिन नामचीन लोगों की जहां तक बात है उसकी चर्चा में मैं ये बात कह रहा हूं। बिहार की राजनीति निश्चित रूप से बदली है, बहुत जोर से बदली। कभी बिहार की सियासत में अपोजिशन इतना एग्रेसिव तरीके से इलेक्शन कैंपेन करते हुए, पब्लिक को साथ जोड़ते हुए दिखा नहीं था। राहुल गांधी की यात्रा हुई, तेजस्वी की शुरू हो रही है, प्रियंका की आने वाली है, फिर राहुल की रिपीट हो जाए आखिरी में समय में, ये भी है। और अब तो चर्चा ये भी हो रही है कि बीजेपी की तरफ से भी यात्रा निकलने जा रही है। तो अब बीजेपी फॉलो करेगी अपोजिशन को, बीजेपी लीड नहीं करेगी। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो है बिहार में लीड कर रही है। यही कारण है कि जो माना जाता था कि नीतीश जिधर होके चुनाव लड़ते हैं उधर चुनाव तो एक तरफा होता है, लेकिन इस बार ये मानक बदल गया है। नीतीश उधर है लेकिन इधर चुनाव एक तरफा नहीं, महागठबंधन का वजन भारी दिखने लगा है। ये चुनाव लड़ाई कांटे की है, मैं भी मानता हूं,
लेकिन लड़ाई में अगर थोड़ा सा वजन भारी है तो वो महागठबंधन की तरफ भारी है, इसके बावजूद कि नीतीश कुमार एनडीए में हैं, जो कि इधर या उधर होने से चुनाव बदल दिया करते थे, इस बार बदलने की स्थिति में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा इकबाल भाई आपके पास आना चाहता हूं। इकबाल जी जरा ये बताइए कि बिहार, चूंकि महाराष्ट्र में भी बिहार के काफी लोग हैं, और बिहार कितना प्रासंगिक हो जाता है आज की तारीख में जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और वो भी महाराष्ट्र में इतना धूमधाम से मनाया गया। सबसे ज्यादा तो तस्वीरें महाराष्ट्र से आई हैं। बिहार कितना प्रासंगिक है? देखिए, बिहार की जो जनसंख्या है, खास करके मुंबई के अंदर मैं बात करूं तो बहुत बड़े पैमाने पे वहां से जो लोग नौकरी पेशा या जो लोग माइग्रेट होकर के यहाँ पहुंचे हैं, वो एक बहुत बड़ी संख्या है। और आज जो आप, अगर मैं फिर इसको एक बार आपके पहले सवाल से जोड़ के देखूंगा बॉलीवुड के, कि आपने जिस तरीके से कहा कि बॉलीवुड एक तरीके से जो चमक धमक के अंदर आकर के लगातार चीजें कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि आप देखिए कि दिलीप कुमार जो है वो ट्रेजेडी किंग रहे हैं इंडस्ट्री में, या अमिताभ को हम कहते हैं कि शहंशाह या स्टार ऑफ मिलेनियम। तो इसी तरीके से मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उसको आप ये कह सकते हो कि मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर का जो, या पॉलिटिकल शोमैन का आज बर्थडे है, जिसको लेकर के बॉलीवुड के अंदर से इतनी बधाइयां दी जा रही है। खास करके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से वो कितने अहम व्यक्ति है, देश को किस तरह चलाते हैं। ये एक मैसेज महाराष्ट्र हो या देश भर के अंदर देने की कोशिश की जा रही है। खास करके मुंबई इसलिए अहम हो जाता है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो मुंबई है, और एक बिहार हो या नॉर्थ के जो लोग हैं वो यहाँ मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और खास करके जब दिवाली या इस तरह का वेकेशन होता है, छठ पूजा होती है, उस वक्त एक बहुत बड़ा तबका जो है यहाँ से अपने गांव बिहार या यूपी की तरफ बढ़ता है। तो ये वो वक्त रहेगा जब इलेक्शंस वगैरह रहेगा, और खास करके जो सेलिब्रिटीज की अगर हम बात करें तो वो एक मैसेज उनका, एक जो वर्कर तबके का आदमी होता है, लेबर तबके का, वो शायद उसको बहुत फॉलो करता है, मानता है, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इसके अंदर राजीव जी एक बात तो साफ है कि 2014 के बाद अगर हम देखें कि इंडस्ट्री का, बॉलीवुड हो और पॉलिटिक्स की बात अगर हम करें तो ये बहुत पुराना नाता है। लेकिन 2014 के बाद अगर मैं खास करके बात करूं तो बहुत बदलाव इसके अंदर धीरे धीरे करके आना शुरू हुआ है। खास करके बीजेपी सरकार के बाद में फिल्म की जो स्क्रिप्ट होती है, कंटेंट पर एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और आप देखिए कि जिस तरीके में से चीजें लिख रहा था कि नेशनलिज्म, आर्मी, वार और देशभक्ति वाली जो फिल्में हैं वो ज्यादा बनाने की कोशिश की जाकर के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये इन सारी चीजों को लेकर के बहुत बड़ी पकड़ रखते हैं। जैसे आप देखिए कश्मीर फाइल्स, गदर 2, फाइटर, आर्टिकल 7। और इसके अंदर एक चीज और आपने देखी होगी कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री रहते हुए उनके ऊपर अपनी बॉलीवुड के अंदर रहकर के एक फिल्म बनाने में वो कामयाब है। दूसरा, फिल्मों के अंदर जो पहले सारी चीजें हुआ करती थी, एक क्रिटिकल इश्यूज से हट करके अभी प्रोपेगेंडा की तरफ जो है वो मामला काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इन सारी ही चीजों को हम बात करें तो ये कहना गलत नहीं है कि आज जिस तरीके से बॉलीवुड खुल करके आया है, तो वो एक देश के अंदर ये तो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और एक जो लेबर तबका है उनको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि वो बहुत भला चाहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने अपने बॉलीवुड के रिश्तों को करीब लाते हुए उनके घरों में जाकर के या तो सेल्फी ली, या तो फोटोज ली, या तो अपनी हर पार्टीज के अंदर उन्हें बुलाया और एक भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की। इससे ये साफ है कि धीरे धीरे करके जो दबाव की रणनीति वो चाहते थे पूरे देश भर के अंदर, खास करके बॉलीवुड और मीडिया की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हुए, और उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। आप ये जो भी मानिए कि ये प्रोपेगेंडा हो या डर हो या दहशत हो, जो भी हो, लेकिन बहुत हद तक सफलता इन्हें जरूर मिली है। उसी सफलता का फायदा लेते हुए वो लगातार आने वाले दिनों के अंदर ये कोशिश करेंगे कि चाहे बिहार हो या आने वाले दिनों के अंदर कोलकाता जैसे इलेक्शंस वगैरह है, उसके अंदर वो कामयाबी हासिल कर सके और अपना एक कद जो है वो बढ़ा करके दिखा सके। इसके लिए वो प्रयास जरूर करेंगे राजीव जी। जी, लेकिन ये बताइए, एक छोटा सा सवाल फिर आता हूं प्रशांत जी के पास, कि ये जो चुनाव बीता था, महाराष्ट्र का चुनाव, और अभी बीच बीच में खबरें ऐसी आती हैं, राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि वहां भी वोट चोरी हुई है। इसको लेकर जनता के बीच कोई खबर, जनता के बीच कोई चर्चा ऐसी है क्या? देखिए, ये सिर्फ महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर के अंदर चर्चा है, लेकिन लोग जो है वो मजबूर है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्शन कमीशन उनका कोर्ट के अंदर ज्यादातर आप देख रहे हैं कि प्रेशर कितना बढ़ गया है कि अब कल ही हमने देखा कि दिल्ली के अंदर अगर अडानी सेठ का नाम लेने पर लिंक्स निकालने की बात की जाती है
तो इससे साफ संकेत है पूरी तरीके से राजीव जी कि कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से लिया गया है। और खास करके अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, जिससे पिछले दिनों जिस तरीके से इलेक्शन जीता गया था, और खुद राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के बाद में ही उन्हें समझ में आया कि एक बहुत बड़े लेवल पर चोरी हुई है, और ये सारी चीजों को लेकर के वो जुड़ गए पूरे इस सोच के अंदर। और उसको आपने देखा कि उसके बाद में धीरे धीरे करके वो चीजें निकलना शुरू हुई है। और अब जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात चल रही थी जो अब कल गई है, तो उसमें भी यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर तो लोगों की नाराजगी है, वही देश भर के अंदर हरियाणा, आंध्र प्रदेश, सभी जगह लोग नाराज है। और लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक फेयर इलेक्शन हो और उसके अंदर जो उनका अधिकार है उसे वो दे और अपने पसंद की सरकार लेके आए। लेकिन अब इसके लिए सबसे पहला जो इलेक्शन अब आना है वो मुझे लगता है बिहार। तो बिहार के अंदर ये देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन को लेकर के कितना सटीक को हो करके वो इलेक्शन कराते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात जरूर है कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो काफी नाराज है, और उसी चीज को लेकर के आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बाद भी आम जनता जो है वो सड़कों पे आकर के एक बार बैलेट से इलेक्शन कराने की कोशिश कर रही थी, और वो ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो इलेक्शन के रिजल्ट है वो बिल्कुल फेक है। इसीलिए एक बार खुल करके वो एक बार बैलेट का इस्तेमाल करना चाहती थी, जो सरकार खुद उसे रोकने में कामयाब रही। लेकिन गुस्सा अभी भी आम लोगों में है, आम गरीब में है, आम जनता के अंदर है। उनकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही है। दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी का मामला बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है, बच्चे स्कूल से निकलते जा रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ जो ये तमाम जो मूल समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी ध्यान भटकाने की कोशिश वो दिखती है, लेकिन इन सब के बीच आने वाले जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव, प्रशांत जी, चाहे बिहार का चुनाव हो, बिहार के बाद 5 राज्यों के चुनाव हैं, और उससे पहले यहाँ देश में एक दूसरी बात जो लगातार चल रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि एक प्रेस रिलीज वहाँ से चुनाव आयोग से दिल्ली के लिए ऑलरेडी जारी है प्रेस विज्ञप्ति, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2002 की लिस्ट जो सूची है उस आधार पे हम एसआईआर करने जा रहे हैं। यानी तैयारी दिल्ली में भी हो गई है, तैयारी देश भर में हो रही है एसआईआर की। और ऐसे में बिहार का चुनाव और इन सब के बीच आज का दिन नरेंद्र मोदी का दिन है, लेकिन चुनौतियां कितनी हैं उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा बिहार के चुनाव को और जोड़िए इसमें। अनम्यूट कीजिए प्लीज। बिहार जो है मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती है, और ये जो 75 साल रिटायरमेंट का मामला है वो बिहार से जुड़ा हुआ है। आज तो मान लीजिए समय निकल गया, लेकिन बिहार का चुनाव अगर इधर या उधर होता है तब ये रिटायरमेंट की बहस तब नए सिरे से वापस आएगी, और इसीलिए एसआईआर किया जा रहा है। आप देखिए ना किस तरीके से 24 जून को एसआईआर किया गया। वो कब किया गया? जब इंटरनल असेसमेंट आया कि स्थिति खराब है, तब एसआईआर हुआ। इलेक्शन कमीशन कभी इतना बड़ा काम बगैर विमर्श के, बगैर किसी तैयारी के, बगैर राजनीतिक पार्टियों से, स्टेक होल्डर से बातचीत किए बगैर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स को सूचित किए कभी किया है? अभी जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के बता रहे हैं या पश्चिम बंगाल का बता रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने तमाम अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की बैठक बुलाई, उनको कन्वे किया कि ये करना है। बिहार के लिए क्या ये हुआ था? बिहार के लिए नहीं हुआ था। रात में 8:30 बजे बिहार के एसआईआर की प्रेस रिलीज आ गई थी। वो भी न्यूज पॉइंट खत्म होने के बाद, तो हम लोगों ने बाद में देखा उसको जी, और उसको समझने में भी समय लगा कि करना क्या चाहते हैं। तो बिहार का इलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एसआईआर तभी किया गया जब असेसमेंट खराब था। चुनाव आयोग और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इस वक्त आप अलग अलग करके नहीं दे सकते, जिस तरीके से स्थितियां हैं। अब एसआईआर में अगर देखिए, अब 17 तारीख आज हो गई, तो पिछला के कैलेंडर के हिसाब से 25 तारीख को चुनाव घोषित हो गए थे जी। आप बहुत डिले करेंगे तो 10 दिन डिले कर पाएंगे,
उससे ज़्यादा का विंडो आपके पास नहीं है, क्योंकि 24 या 25 नवंबर को तीसरे सप्ताह में विधानसभा बननी है बिहार की, जिसको टाला नहीं जा सकता। संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा और चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि एक चुनाव जो कि पिछली जिसकी तारीखें 5 साल पहले से तय हैं, उसकी विधानसभा की मियाद पूरे होने से पहले आप चुनाव भी नहीं करा पाए। अब सवाल यह है कि बिहार में 10 दिन बचे हैं, 10-12 दिन बचे हैं जी। चुनाव घोषित होंगे उसके अंतर्गत, तो किस इलेक्टोरल रोल पे जाएंगे बिहार? कभी राजीव जी बताइए कि आपने इतने चुनाव देखे, सुनील जी ने इतने चुनाव देखे, मैं 88-79 चुनाव देख रहा हूँ, बताओ पत्रकार, उसके पहले तो देखे ही हैं। तो मैंने तो नहीं देखा ऐसे कभी कि बगैर मतदाता सूची के चुनाव हो जाए या चुनाव सर पे हो, मतदाता सूची तैयार ना हो। अब तक तो पॉलिटिकल पार्टीज को दे दी जाती हैं और उसमें रद्दोबदल आखिरी समय तक होता रहता है, 1-2-4 लोग नाम जोड़ते रहते हैं। तो ये जो स्थिति है कि बिहार मोदी जी के लिए चुनौती है। अब उस चुनौती को वो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है वो पार करना चाहते हैं। ये बात वो समझ चुके थे, SIR, उनको मालूम है मोदी जी को कि बिहार का चुनाव जो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वजह से नहीं, महत्वपूर्ण मोहन भागवत की वजह से है, RSS की वजह से है। बीजेपी के अंदर, RSS के अंदर इसको लेकर जो है आवाजें उठना शुरू होंगी। आप याद कीजिए पिछले मोहन भागवत रहे, आपका वीडियो डाउन हो गया है प्रशांत जी। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ। देखता जी। तो भागवत के लिए सारा कुछ हो रहा है, मोहन भागवत मतलब RSS के लिए हो रहा है जी। तो बिहार का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो शक्ति प्रदर्शन आ रहा है ये RSS के लिए हुआ और चुनाव चुनौती है फिर से जी। सवाल आपका वीडियो डाउन हो रहा है, कोई बात नहीं, लगभग पूरी बात आपने रखी दी है। सुनील शुक्ला जी, क्या जरा बिहार पे आना चाहता हूं, और कितनी चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए बिहार, और जबकि अब एक नए पड़ाव में है नरेंद्र मोदी, उस लिहाज से भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी इन सबको भी बहुत ध्यान से गौर फरमाते हैं इन सब चीजों पे। आज जन्मदिन मना रहे हैं, 75 साल के हो गए, और इसके बाद अब चुनाव जीतना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो बड़े बिहार इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा चुनाव हिंदी बेल्ट में जो प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी को अपनी लोकप्रियता साबित करनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से क्या संदेश गया कि मोदी जी की लोकप्रियता घटी। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पे सिमट गई, जबकि पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव मोदी जी के कंधे पर लड़ा जा रहा था और मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 240 पे सिमट जाना पड़ा। गोया कि यह संदेश भी गया कि मोदी जी के चुनाव जिताने की ताकत या उनकी लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरा है। दूसरी बड़ी चुनौती आई आप धनखड़ साहब की घटना से। धनखड़ साहब की घटना का क्या संदेश है? क्या क्यों लिखे नहीं माने निकाल लिया जाए कि उनका इस्तीफा हो गया? इस्तीफा क्यों हुआ? जो बातें समझ में आई उससे क्या ये गंध नहीं आती है कि धनखड़ साहब ने मोदी जी के सल्तनत के खिलाफ एक विद्रोह की आवाज बुलंद की? जो कहानियां सामने आई, उन्होंने इनसे कहा, उनसे वो कहा, ये कोई सोच भी सकता था? 2014 में, 2019 में, 2024 के चुनाव के पहले कि कोई दीवार से भी मोदी जी के खिलाफ कोई आवाज बुलंद कर दे? सार्वजनिक स्थानों पर आम आदमी कोई बात करने से बचता था? वहां पे धनखड़ जी जैसा एक स्थापित नेता
उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में यह कहा गया कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ कोई बातें की, और जो उनका जो सामने तथ्य आ रहे हैं, जैसे भी हाल में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह था, धनखड़ साहब मोदी जी से मिलते हुए नहीं, उनका वीडियो कोई मैंने नहीं देखा कि वो मोदी जी से मिलते हुए दिखाई पड़े, उनकी तरफ जाते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने ये मैं नहीं देखा कि उन्होंने उनके मन में कोई किसी बात का संकोच हो कि आखिर क्या हो गया। दूसरी घटना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव और राजीव प्रताप रूडी के बयान। क्या यह नहीं लगता है कि ये मोदी जी और शाह के खिलाफ एक तरह का विद्रोह है? ये कोई कल्पना कर सकता था कि जो बात रूडी साहब कह रहे हैं या जो उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस कर लिया, ये संभव था? तो पार्टी के अंदर जो विद्रोह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, इक्का दुक्का घटना ही है। दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के चुनाव जिताने की जो क्षमता थी, उसमें साफ साफ गिरावट नजर आ रही है, और उसको स्थापित करना है बिहार के चुनाव में। स्थापित इसलिए करना है कि मोदी जी का ही चेहरा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। मोदी जी ने भी अब उस चुनाव को अपने कंधे पर ले रखा है, इसलिए सबसे बड़ा सवाल है। और अगर विधानसभा के चुनाव में बिहार का चुनाव एनडीए के पक्ष में नहीं गया, तो यह मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि बिहार के बाद जो चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा, उसे बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिर उसके बाद उड़ीसा का चुनाव होगा, तमिलनाडु का चुनाव होगा। ये लगातार ऐसे विधानसभाओं के चुनाव होंगे जिसमें मोदी जी का वो असर नहीं दिखाई पड़ेगा, जिसके बारे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदी बेल्ट में दिखाई पड़ जाए जी। तो बिहार से शुरू होकर के तमिलनाडु जैसे राज्यों तक होते होते असम के बारे में भी आज आप कुछ नहीं कर सकते। असम में अभी जो कल वहां प्रदर्शन हुआ है आदिवासी समुदाय के लोगों का, और जिसमें जिस तरह की भागीदारी रही है, यह सामान्य संकेत नहीं है। आप ये नहीं है कि एक तरफा चुनाव हो जाएगा असम। और इन चुनावों में अगर बिहार से लेकर के तमाम इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती चली गई, तो फिर क्या संदेश जाएगा? और अगर वो बिहार में जीत जाती है, भले तमिलनाडु में हार जाए, तो ये नेतृत्व के ऊपर जो सवाल पैदा हो रहे हैं वो नहीं पैदा होंगे। तो अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना, अपने नेतृत्व का असर बरकरार रखना, चुनाव जिताने की क्षमता को स्थापित किए रखना और पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने, इन सभी चीजों के लिए आवश्यक है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बड़ी सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के उभरे। ये सामान्य चुनाव नहीं है जी। क्योंकि जिस तरह की जो नुकसान उठाया है 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो हमले और बढ़ जाएंगे, दरार और साफ नजर आने लगेगी। कई राजीव प्रताप रूडी पैदा होंगे, कई धनखड़ साहब जैसे लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, जो मुखर होकर बोलते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो अभी नहीं दिख रहा। अभी लोगों को लगता है कि हो सकता है कि ठीक है, नेतृत्व ही रहेगा और इन्हीं के मोदी जी के भरोसे चुनाव जीतना आप। लेकिन बिहार का चुनाव अगर आप हारते हैं, जिसकी संभावना दिख रही है, क्योंकि जो राजनीतिक विमर्श है इस समय बिहार में, उस विमर्श को कमजोर करने की पहल एनडीए की तरफ से दिखाई नहीं पड़ रही। मोदी जी को लेकर के बिहार की जनता में वो आकर्षण नहीं दिख रहा है जो 2014 में दिखता था, जो 2020 के चुनाव में दिखता था। ये आज की स्थिति नहीं है। आज तरह तरह के जो सवाल पैदा हुए हैं, उन सवालों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं है। उन सवालों का जवाब देने के लिए मोदी जी भी खड़े दिखाई नहीं पड़े, और विमर्श यही है। तो जो एक राजनीतिक माहौल बिहार में बना हुआ है, उस राजनीतिक विमर्श को कमजोर कैसे किया जाए, उस राजनीतिक विमर्श से इतर मोदी जी के व्यक्तित्व पर और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चुनाव को कैसे ले जाया जाए, यह भी बड़ा सवाल है मोदी जी के सामने कि वह क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। इसलिए बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है। और बिहार के चुनाव में जो इंडिया दल समूह है, उसने एक आक्रामक शैली अख्तियार की है, लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लोगों को अपने मुद्दों के प्रति आकर्षित किया है, और इंडिया सरकार के खिलाफ एक वैकल्पिक सरकार की बात करने लगा, जो लोगों तक को अपना संदेश पहुंचाने में सफल है। आपके पास अभी भी केवल लालू प्रसाद यादव का जंगल राज का नारा है जी। 2003 के बाद एक बड़ी जमात आ गई है बिहार में, जिससे लालू प्रसाद यादव को देखा भी नहीं है।
वो जानते भी नहीं लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री तो काल कैसा था। वो लगातार नीतीश कुमार जी को देख रही है, वो नीतीश कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। ये बड़े सवाल आखिर अगर आपके पास राजनीतिक मुद्दे हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री जी के मां को क्यों राजनीति में उतारने की कोशिश करते? इस विषय पर आप क्यों राजनीति करने का प्रयास करते? अपने राजनीतिक अभियानों को प्रधानमंत्री जी की मां के को अपशब्द कहे जाने को लेकर के ही आधार बनाकर क्यों बढ़ाने का प्रयास करते? आप भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद, महिला सांसद है दिल्ली की, उनका एक वीडियो देखिए किस तरह के नारे लगा रही हैं वो। सवाल यह है कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद आप इन मुद्दों पर लोगों की भावनाओं को सामने रख करके अगर आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, गोया कि आपके पास राजनीतिक मुद्दे हैं नहीं, लोगों से बात करने की स्थिति में नहीं। और जब आप राजनीतिक अपने विरोधियों का मुकाबला राजनीतिक तरीके से करने में असफल हो जाते हैं तो आपके सामने नया बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो जाती है। ये स्थिति है आज मोदी जी के सामने बिहार चुनाव के कारण। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी जरा क्लोजिंग कमेंट। अमलेंदु जी, आज राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ये सुबह से ट्रेंड कर रहा था। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रेंड नहीं कर रहा था, चलिए करे ना करे, लेकिन ये बात हम लोग पिछले 10-12 साल से देख ही रहे हैं। और बेरोजगारी का सवाल कितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब बिहार का चुनाव सामने आता है। देखिए राजीव जी, एक तो ये ट्रेंड कर रहा था, सुबह हम लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाया था कि किस तरीके से वो ट्रेंड कर रहा था राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम ट्वीट हो रहे थे और वो उसको ज्यादा ट्वीट हो रहे थे। 1,70,000 के आसपास जो थे वो ट्वीट हो चुके थे। वो दिन में हम लोग जिस समय ब्रेकिंग कर रहे थे उस समय राजीव जी वो स्क्रीनशॉट हमने अपने ब्रेकिंग में दिखाई था। ये देखिए, ये सामने आ रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी, 1,01,000 पोस्ट, और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 2,01,000 पोस्ट, यानी कि हाँ डबल, जस्ट डबल। ये जो था ये इस पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था। ये तो हाँ, ये ट्रेंड कर रहा था, ये इस पे आ रहा है ट्रेंडिंग का। अब राजीव जी सवाल ये कि ट्रेंड खैर अच्छा, ये इसके पीछे राजीव जी कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं थी, ना कोई आईटी सेल था। ये स्वतः स्फूर्त लोग कर रहे थे और गजब तरीके के जो थे वो मेमेज आ रहे थे और टिप्पणियां आ रही थी और व्यंग जो थे वो सब आ रहे थे इसको लेकर। और मोदी जी को जो ट्रेंड कराया जा रहा था उसके पीछे बाकायदा आईटी सेल था, उसके पीछे पैसा खर्च किया, बहुत कुछ लगा हुआ था, बहुत कुछ लगा हुआ था। तो ये समझा जा सकता है कि स्वतः स्फूर्त जो था वो मोदी जी से डबल जो था वो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कर रहा था राजीव जी। पहली चीज तो। अब दूसरी ये कि अब मोदी जी के सामने चुनौतियां निश्चित तौर पर गंभीर चुनौतियां हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर देश की जिस तरीके से है चुनौतियां हैं। हालांकि सुबह कल जो था ट्रंप ने पोस्ट किया और ये भी बता दिया ट्रंप ने कि बहुत जल्दी डील होने वाली है। अब वो डील क्या होगी, उस डील से भारत को नुकसान क्या होगा और ट्रंप को फायदा क्या होगा, ये ना मोदी जी ने बताया ना ट्रंप ने बताया। तो ये ट्रंप अगर डील कर भी लेगा राजीव जी तो उससे भारत को क्या फायदा होगा इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना तय है कि डील होगी और डील वो भारत को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन राजीव जी, जिसमें हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, अमित शाह जी दिल्ली में एक कार्यक्रम में हैं और अमित शाह जी का कहना है महिलाओं से कि अब आप लोग दीपावली पर घर में झगड़ा करके बहुत ज्यादा खरीदारी कीजिए। यानी राजीव जी, ये समझा जा रहा है कि मार्केट डाउन चला गया है और अमित शाह जी को भी कहना पड़ रहा है महिलाओं से कि दीपावली पर घर में झगड़ा कर भी ज्यादा खरीदारी कीजिए। तो ये परिस्थितियां देश की अर्थव्यवस्था की, हम नहीं, गृह मंत्री खुद इस समय ये कह रहे हैं कि आप घर में झगड़ा करके ज्यादा खरीदारी कीजिए ताकि मतलब एक तरीके से अर्थव्यवस्था कुछ पटरी पर लौटे, पैसा कुछ निकले तो मार्केट में कुछ रौनक आए। तो जो देश भर के उद्योगपतियों की तरफ से और इंडस्ट्री की तरफ से जो मुकेश अंबानी जी बधाई दे रहे थे, उसकी पोल शाम होते ही अमित शाह जी ने राजीव जी खोल दिए। बिहार में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। आने वाला समय बताएगा कि चुनाव में क्या होता है। चुनाव आयोग की मदद के बाद भी अगर राजीव जी भारतीय जनता पार्टी हारती है तो मोदी जी आज भले ही संन्यास ना लें, लेकिन तब फिर निश्चित तौर पर राजनीति से संन्यास फिर मोदी जी को ले लेना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे? जी देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आज की तारीख में अगर कोई 70 या 80 के दशक की फिल्म बनाए
दो भाई कुंभ मेला में बिछुड़ गए, एक पुलिस बन गया, एक डाकू बन गया, फिर वो मिल जाते हैं, कोई उनके गोदना होता है, कोई निशान होता है। वो फिल्म आज नहीं चलेगी। अभी जमाना OTT का है, नेटफ्लिक्स का है, लोग गंभीर विषयों पर फिल्में देखना पसंद करते हैं। प्रोपेगेंडा फिल्में भी पिट जाती हैं, सब अभी पिट गई, सब बॉक्स ऑफिस में पिट गई। तो ये जो आइडिया मुकेश अंबानी और फलाने वीडियो बनाए, ये पुराना आइडिया है। ये जिसको कहा जा रहा है जेन जी, तो वो जेन जी को प्रभावित करने वाला ये आइडिया नहीं है। ये एक पुराना 70-80 के दशक का पुराना आइडिया है। फ्रंट पेज, अरे वो इंस्टाग्राम देख रहा है भाई, वो फ्रंट पेज का अखबार ना भारत टाइम्स का नहीं देख रहा, ना हिंदुस्तान टाइम्स का। जी, जिसको तय करना है, जिसने कुछ घंटे में नेपाल के प्रधानमंत्री को निकाल दिया बाहर, तो जो यंग है, युवा है, उसकी तमाम समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या है, और उसकी पेपर लीक की समस्या है, तमाम समस्याएं। उसके बाद उसके सपने भी हैं, उसका अपना एक मनोरंजन का साधन भी है। वो रील बनाता है, रील देखता है, उसके अपने तरीके हैं। उस जनरेशन के सामने ये एक बहुत ही भौंडा और घिसा पिटा आइडिया था। ये पता नहीं जिसका भी था ये आइडिया, वो आइडिया, वो भी गुजरे जमाने के लोगों को लाके आप क्या, मतलब एक जैसे वीडियोस और फ्रंट पेज के 10-10 पन्ने के विज्ञापन, ये आज के ज़माने का आइडिया नहीं है, 21st सेंचुरी का आइडिया नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत कुछ अभी आने वाले समय में, क्योंकि आज से 75 और 75 साल, एक दिन 75 साल, 2 दिन 75 साल, 3 दिन नरेंद्र मोदी गिनेंगे। और क्या इस 1, 2, 3 के साथ उनकी सरकार की गिनती भी ऐसी उल्टी चलेगी? ये तो सही दिशा में जाएंगे, उधर से क्या उल्टी दिशा में कुछ होने वाला है? क्या बिहार का चुनाव एक पैमाना होने जा रहा है कि आगे कब तक, 2029 तक नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे? बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत पॉलिटिक्स बाकी है अभी। बारिश भी बहुत हो रही है, पानी बहुत बह रहा है, देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया इकबाल ममदानी जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रेम कुमार जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों, आप सबका